गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के सभी बच्चों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 2 को रिवीजन में कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको पास किया था उसमें बिजनेस की जो प्राइवेट सेक्टर की फॉर्म है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है, जिसका के नाम आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसे डिस्कस मैंने किया था। सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग, उसके फीचर, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, सारी बातें मैंने आपको उस वीडियो में कंटिन्यू की थी। आप सभी लोग घर पर हैं, बहुत हार्ड टाइम है। इस हार्ड टाइम में हमारा फोकस ये है कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को न हो। इसलिए हम वैसे तो सिलेबस में 8 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, लेकिन फिर से मैंने ये प्लान किया कि आपका एक बार प्रॉपर तरीके से फुल फ्लैश रिवीजन हो, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं या आप किसी भी रीजन से जो हमारे लास्ट वीडियोज़ हैं उनको नहीं देख पाए हैं, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकें। देखिए, आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। बुक निकाल लीजिए सभी बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है? एक परिवार है, परिवार में लोग हैं, लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम कोई बिजनेस करेंगे, तो उसमें परिवार के हर मेंबर का हिस्सा होगा। परिवार जब प्रॉफिट कमाएगा तो परिवार के हर व्यक्ति के लिए उस प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में 2 शर्त हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को बनाने के लिए। पहली शर्त बच्चों पता है क्या है? पहली शर्त ये है कि उस फैमिली में जिसको हम HUF के रूप में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ नियम, कायदे, कानून हैं। किसके? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के। तो इसके लिए इसको हमें एक लॉ बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत आप सब लोगों को जो भी अपना बिजनेस रन करना चाहें HUF के थ्रू, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। क्योंकि कल को आपस में जब बिजनेस बढ़ गया तो कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहली बात, कम से कम 2 मेंबर परिवार में हों रजिस्ट्रेशन के लिए, और 2 मेंबर का मतलब 2 मेल मेंबर, कम मिनिमम 2 मेल मेंबर आर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ HUF। दूसरी शर्त कि आप जो बिजनेस शुरू करेंगे अपनी किसी पर्सनल पूंजी से नहीं करेंगे,
आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्टर मीन्स होते हैं आपके पूर्वज, पूर्वजों के द्वारा दी गई अगर कोई संपत्ति आपके पास में है तो आप उस संपत्ति से अपने बिजनेस को शुरू करेंगे, क्योंकि वो पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उसमें परिवार के हर व्यक्ति का हिस्सा होता है। अगर आप अपना पैसा लगाएं और HUF बना दें, कल को व्यापार सफल हो गया तो आप क्या कहेंगे अपने साथियों से, अपने परिवार के लोगों से, तो सर मेरा पैसा था, मुझे इतना चाहिए। तो दिस इज नॉट अलाउड इट्स इन हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है। सामान्य रूप से जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स हुआ करते हैं उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? को पार्टनर्स। दो इसमें सिस्टम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, एक का नाम है मिताक्षरा और दूसरे का नाम है दायभाग। लेकिन ये पुरानी बात हो चुकी है, अब जो करेक्शन हुआ है उसमें कोई न मिताक्षरा है ना दायभाग है। एक्चुअल में क्या था कि इनमें से एक सिस्टम में ऐसा होता था कि केवल मेल मेंबर ही HUF के पार्ट होंगे, फीमेल मेंबर उसमें पार्ट नहीं होंगे। दूसरे में क्या होता था, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर होंगे, मतलब दोनों पार्टिसिपेंट होंगे, को पार्टनर्स होंगे। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत ये आती थी कि आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है ऑल आर इक्वल। जब सब बराबर हैं तो पिता की संपत्ति में पुत्री का भी बराबर का हक है। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो एक तरफ जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उनको उनका हिस्सा नहीं देते हैं। तो यदि ध्यान से देखा जाए तो गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है जिससे जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा और बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल पाएगा। तो इस तरीके से अब गवर्नमेंट ने 2004 में, देखिए नोट करके बॉक्स दिया हुआ है उसे आप लोग पढ़ लीजिए, इक्वल राइट्स देने के लिए डॉटर्स को हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में करेक्शन किया और अब केवल एक ही सिस्टम रह गया है जिसमें पुरुष और महिलाएं सब पार्टनर माने जाएंगे। ठीक है बेटा। फीचर दिए हुए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मेंबरशिप बाई बर्थ। ये अकेला बिजनेस है जहाँ मेंबरशिप बाई बर्थ मिलती है। बाई बर्थ का मतलब जन्म से। लोगों का किसी भी बच्चे का परिवार में जन्म हुआ और जन्म होते ही वह बच्चा हमारे बिजनेस का मेंबर बन गया। मैनेजमेंट का इसका बहुत ही अनूठा तरीका है, बहुत ही अजीब तरीका है। परिवार में जो सबसे बुजुर्ग मेल मेंबर होगा, परिवार में जो सबसे बुजुर्ग मेल मेंबर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कर्ता। और बाकी के जो लोग होंगे बचे हुए उन सब लोगों को कर्ता की बात को मानना होगा। ठीक है। इस तरीके से बिजनेस ऑपरेट होगा। मतलब एक तरीके से मैनेजर का जो रोल है वो परिवार का सबसे बुजुर्ग मेंबर निभाएगा और उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता। नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है। लेकिन मेंबरशिप में जो रेस्ट्रिक्शन है वो 3 सक्सेसिव जनरेशन तक ही है। 3 जनरेशन के लोग हो सकते हैं, उससे आगे की जनरेशन के लोग नहीं होंगे। लायबिलिटी कर्ता की बेटा अनलिमिटेड होगी और बाकी के सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है, बाकी के सारे मेंबर्स की जो लायबिलिटी है, पार्टनर्स वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, पार्टनर्स तो पार्टनरशिप में आएगा।
तो लायबिलिटी जो है वो मेंबर्स की लिमिटेड है और बाकी के लोगों की लिमिटेड और कर्ता की अनलिमिटेड। माइनर मेंबरशिप अभी बता के चुके हैं, मेंबरशिप बाई बर्थ, क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चा जन्म से ही मेंबर हो जाता है तो माइनर और मेजर का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। राइट्स, बाकी के जो बचे हुए मेंबर हैं कर्ता के अलावा उन सबको अकाउंट वगैरह चेक करने के सारे राइट होते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें हिंदू लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट ले लेना अच्छा रहता है। परपेचुअलिटी, एक बार बिजनेस बन गया लगातार चलता रहेगा। परपेचुअल मायने रेगुलरिटी। अब एक बार बिजनेस बन जाने से रेगुलर जब बिजनेस चलता रहेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी, मान लो एक कर्ता खत्म हो गया, जो बुजुर्ग मेंबर था परिवार का उसकी डेथ हो गई, तो बाकी का जो नेक्स्ट जो सीनियर मेंबर होगा वो उसका कर्ता बन जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेस एवर लास्टिंग चलता रहेगा। ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक नया बिजनेस फॉर्म है। दो बिजनेस फॉर्म मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। अब मैं तीसरा बिजनेस फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ जिसका आगे नाम पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है स्मॉल स्केल पर बिजनेस करने के लिए या मीडियम स्केल पर बिजनेस करने के लिए। जैसे जैसे बिजनेस का साइज ग्रो होता है, एक व्यक्ति से काम संभल नहीं पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार की मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती हैं। इसलिए दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हमें पड़ती है। और हम जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस फॉर्म को हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। ठीक है। ये क्यों बनाई गई? जो डीमेरिट्स थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, पैसे की कमी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारा रिस्क हमारे पास में है। इसके अलावा हर व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमने पार्टनरशिप की कंसेप्ट को डिस्कस किया। डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पहली बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में की जाती है, जो एग्री होते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जिसमें सभी लोग मिलकर के बिजनेस को रन करते हैं, या कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं कि आप काम करते रहिए और हम इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो कुछ लोग या तो सब मिलके काम करें या फिर किसी एक को या कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाए जो उन सब के व्याप पर बिजनेस करेंगे, एक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, जब आपकी समझ में पार्टनरशिप का मीनिंग आ गया तो इसकी मेंबरशिप की बात करते हैं। मेंबरशिप के लिए नियम क्या है? पार्टनरशिप में कितने मेंबर हो मिनिमम? अभी बताया था 2, मैक्सिमम वैसे तो 20 हैं, लेकिन कंपनी एक्ट कहता है कि 100 तक मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है, आपका कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित बिजनेस है, तो उस बिजनेस के लिए आपके लिए मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या 10 होगी। ठीक है, इसके अलावा है बेटा एग्रीमेंट। आपस में पार्टनर्स जो एग्रीमेंट साइन करते हैं उसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं
कि क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे, किसकी क्या लायबिलिटी होगी, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना रिस्क शेयर करेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा। तो ऐसा जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में आपस में साइन किया जाता है, उस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आपस में जो पार्टनर्स बिजनेस करेंगे वो बिजनेस कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त बिजनेस होना चाहिए। किसी भी तरीके का अनलॉफुल बिजनेस जिसमें कानून अलाउड उनको नहीं करता है, मतलब जैसे और बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, वो आपको नहीं करना है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। आपस में पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन करते समय पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उसी समय ये तय हो जाता है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा। तो देखिए, जो जितना प्रॉफिट लेगा वो इतना लॉस भी लेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ज़्यादा लेगा लॉस कम लेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपस में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है और बाद में जाकर के प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, आपस में झगड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत दिक्कत का विषय होगा। तो इसका सॉल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड क्लियर ये नहीं बताती है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो सब प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल ही बांटेंगे। 3 पार्टनर है तो बराबर बांट लेंगे, 10 पार्टनर है बराबर बांटेंगे। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग होगी। नेक्स्ट है बच्चों लायबिलिटी। बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो हर पार्टनर की अनलिमिटेड होगी। ठीक है। लेकिन आज के तारीख में एक नया नियम और आ गया है 2008 में कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट पास किया कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। इसलिए उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट LLP एक्ट 2008 पास किया। तो आप चाहें तो कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि सारे के सारे पार्टनर फर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो ये फर्म है और ये पार्टनर है 1 2 3 4 5। ये सब फर्म के क्या हैं, ये एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसके रूप में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सब किसके लिए काम कर रहे हैं, पांचों के पांचों, ये सारे के सारे मिलकर के फर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो म्यूचुअली इनका जो वर्क है, एक साथ जो सबका वर्क है वो फर्म के लिए, इसी को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है बच्चों नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कल को फर्म 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है और ये 5 पार्टनर हैं, तो 20-20 हजार पांचों में बटेंगे। अगर 1 लाख का लॉस हो जाता है फर्म को तो 20-20 हजार पांचों देंगे। ठीक है, लॉस हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पर ये है कि पहले सबको ये प्रॉफिट या लॉस बांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 का जो पार्टनर है वो कहे कि वो नंबर 3 वाले को मेरा लॉस ट्रांसफर कर दो, या मेरा प्रॉफिट जो है डायरेक्टली इसको दो। तो फर्म तो पहले सबको पेमेंट करेगी, चाहे प्रॉफिट हो या सबसे लेगी। ये नहीं है कि वो पहले वाला कह रहा था तीसरे वाले से ले लो, लॉस मैं नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर,
आप अपने हिस्से को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी नहीं होता है। इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आपको अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपस में डिस्प्यूट से बचने के लिए, झगड़ों से बचने के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। मैनेजमेंट, सारे पार्टनर मिलकर के मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को। अगर नहीं कर पाते हैं तो कुछ पार्टनर्स को अपॉइंट करके बिजनेस को चलाया जा सकता है। और लास्ट है बेटा टाइम पीरियड। पार्टनरशिप टाइम पीरियड के आधार पर बेसिकली हर बिजनेस तो इसी हिसाब से खोला जाता है कि ये अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा, लेकिन लिमिटेड टाइम की भी पार्टनरशिप पाई जाती है। इनको हम आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग अभी इतना ही पढ़िए, कोई दिक्कत होती है तो उसे डिस्कस मुझसे करते रहिए। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में मैंने आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, प्लस जो मेरा डिस्कशन का पॉइंट था वो था पार्टनरशिप के फीचर्स। इन्हीं फीचर्स में से जो पॉजिटिव फीचर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, मेरिट्स हो जाएंगे, और जो नेगेटिव फीचर्स हैं वे हमारे डीमेरिट्स बन जाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।